तो आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके क्लासेस में। तो उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थी अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत का टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में यह क्वेश्चन सभी पक्का पूछा जाएगा। आज के क्लास इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग स्पीक मत कीजिएगा और सभी क्वेश्चन को बारीकी तरीके से जरूर पढ़ लीजिएगा। और आज के इस क्लास में टोटल ऑब्जेक्टिव की संख्या कितनी है? तो ऑब्जेक्टिव की संख्या 30 है, जो कि 30 ऑब्जेक्टिव वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो प्लीज़ जरूर पढ़ लीजिएगा यह 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ताकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में अगर इन प्रश्नों में से प्रश्न पूछा जाता है तो आपसे 100% बन पाएगा। तो जरूर पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन बैंक से छांटा गया प्रश्न है, जो कर चुन चुन कर प्रश्न लाए गए हैं। तो प्लीज़ जरूर सभी क्वेश्चन को कर लीजिए, पक्का लड़ेगा आपके एग्जामों में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को कुछ यह बात बताना है कि आप सभी विद्यार्थी के लिए आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए किसी अदरवाइज संस्था के पास जाना जरूरी नहीं है। आप एक क्लासेस के साथ जुड़िए और ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का वीवीआई टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव का क्लास होगा 2 टाइम, सुबह और शाम। यानी सुबह और शाम आपको टाइम बता दिया जाएगा वीडियो को बनाकर। एक वीडियो में ऐसा आएगा जिसमें टाइम आपका बता दिया जाएगा, और बैच भी लाएंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव वीवीआई जो पक्का लड़ता है 2025 में गर्दा उड़ा दिए थे संस्कृत सोशल साइंस में। तो आप सभी विद्यार्थियों को क्या करना है, इसी प्रकार से 2026 में भी गर्दा उड़ेगा। तो आप सभी विद्यार्थी जरूर एक क्लासेस के साथ जुड़कर पढ़िएगा। और 3 अगस्त से, कब? तो 3 अगस्त से आपको हम लाएंगे बैच। क्या करेंगे? तो बैच लाएंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का क्लास होगा सिर्फ, और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 2 टाइम सुबह और शाम होगा, जो आपको बता दिया जाएगा। तो इतना आपको बताना जरूरी था, तो आपको हम इतना बता चुके। तो प्लीज़ आप लोग घबराइएगा मत। इसके जस्ट इस माह के बाद से दूसरी माह का यानी अगस्त से आपको क्लास हम रेगुलर स्टार्ट कर देंगे। तो आप सभी विद्यार्थी बारीकी तरीके से जुड़कर पढ़िएगा जरूर। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट हमेशा की तरह ये भी है कि आप सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अगर आप सभी विद्यार्थी शेयर कर देते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ा रहेगा, ताकि आपका दोस्त भी एक क्लासेस के साथ जुड़कर फाइनल बोर्ड की परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी करेगा। और आपके लिए हम क्वेश्चन सभी लिख कर यानी छांट कर लाते हैं, चुन चुन कर वैसे प्रश्न जो पूछा जाता है। तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ढेर सारा शेयर भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और मान लीजिए कि यह क्वेश्चन आपको नहीं याद है, तो आपको हम इस तरह से बता देंगे जो आपको याद हो जाएगा कन्फर्म। और याद करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप साथ में आपको याद करते भी चलना है। अगर नोटबुक पर लिख रहे हैं तो आप सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, लिख कर याद कर लीजिएगा। और पीडीएफ के बारे में हम अगस्त में ही फाइनल डिसीजन लेंगे कि आपको पीडीएफ किस प्रकार से देना चाहिए। तो आपको हम अगस्त में ही बताएंगे, ताकि आपको पीडीएफ हम दे पाए। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। अधिक समय नहीं लेते हैं, और आज क्लास का यह फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। 1 का राइट आंसर बी होगा, गंगा नदी के किनारे। और एक क्वेश्चन पूछता है कि पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र का नया नाम पटना है। क्या है? तो पाटलिपुत्र का नया नाम पटना है। और गंगा के किस दिशा में क्वेश्चन पूछता है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है। कितना है? तो 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। और एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि पाटलिपुत्र यानी पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। किस दिशा में? तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। ABCD टिक कराने से नहीं होता है, आपको सही तरीके से बताने या क्वेश्चन पढ़ाने से होता है। ऐसा नहीं कि ABCD क्वेश्चन पढ़ लिए उसे हमको समझ में नहीं आया, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो एक क्लासेस का स्टूडेंट है उनको बारीकी तरीके से सभी क्वेश्चन आना चाहिए। मान लीजिए यह क्वेश्चन नहीं पूछा, अगर पूछ देगा कि पाटलिपुत्र के किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो आपसे क्वेश्चन बनना ना चाहिए। तो पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तो खाली एक क्वेश्चन पढ़ने से नहीं, एक क्वेश्चन से कम 6-7 क्वेश्चन पढ़ना जरूरी होता है, कंपलसरी होता है। जो विद्यार्थी इस प्रकार
प्रकार से पढ़ेगा उनसे 100% 2026 के पेपर में क्वेश्चन बनेगा, यह हमारा गारंटी है। जिस प्रकार 25 में को विद्यार्थी को 2025 के बैच में पढ़ाए थे उसी प्रकार आप सभी विद्यार्थी को पढ़ना है और लड़ेगा क्वेश्चन 100%। अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको कलर हम चेंज कर लेते हैं, रेड कलर ले लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि विद्यापति कौन थे। तो विद्यापति कौन थे, तो विद्यापति आप सबसे पहले समझिए विद्यापति कौन थे। तो विद्यापति आलस कथा पाठ के लेखक थे। कौन थे, तो विद्यापति आलस कथा पाठ के लेखक थे, जिसमें आलसियों का चरित्र का वर्णन किया गया है। आलस कथा पाठ में आलसियों का चरित्र का वर्णन किया गया है। और क्वेश्चन में पूछा है आपसे विद्यापति कौन थे, तो विद्यापति एक मैथिल कवि थे। कौन थे, तो मैथिली कवि और मैथिली कोकिला के भी नाम से विद्यापति को जाना जाता है। किस नाम से, तो मैथिली कोकिला के भी नाम से विद्यापति को जाना जाता है। और विद्यापति संस्कृत के महान कवि थे। क्या थे, तो संस्कृत भाषा के महान कवि थे, जिन्होंने आलस कथा पाठ को लिखा है। आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि आलस कथा पाठ के लेखक कौन है, तो विद्यापति है। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अरे भाई कहाँ भाग गया तू, कितना नंबर क्वेश्चन पे थे, तो 3 नंबर क्वेश्चन पे हमसे थे। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। तो पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, तो यह शरद ऋतु में मनाया जाता था। 3 का राइट आंसर बी होगा, शरद ऋतु में मनाया जाता था। और आजकल जिस तरह हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। कि कौन सा, तो आजकल हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं जिस प्रकार, उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। और कहाँ मनाया जाता था, तो पाटलिपुत्र यानी पटना में मनाया जाता था। और किस वंश के शासनकाल में मनाया जाता था, तो गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था। किस वंश के शासनकाल में, तो गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था। और पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। तो यह आपको याद रखना है और यह क्वेश्चन आता भी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीतिकार द्वारा आलस्य को क्या माना गया। तो नीतिकार द्वारा आलस्य को क्या माना गया, तो नीतिकार द्वारा आलस्य को शत्रु माना गया। क्या माना गया, तो शत्रु माना गया। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि नीतिकार द्वारा शत्रु किसे माना गया, यानी क्वेश्चन को उल्टा किया है। तो नीतिकार द्वारा शत्रु किसे माना गया, तो आलस्य को माना गया। 4 का राइट आंसर ए होगा, आलस्य को माना गया था। और वास्तविक आलसियों की संख्या टोटल 4 था। और आलसशाला में क्या हुआ था, तो आग लगा दिया गया था, जो कि आलसशाला के कर्मचारियों ने लगाया था। और किसने कहा था लगवाने के लिए, तो मंत्री वीरेश्वर ने कहा था। मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव दानी कैसा था, तो दयालु और दानी था, जो आलसियों को, यह 4 आलसियों को प्रत्येक भोजन और वस्त्र देता था, यानी पहनने के लिए कपड़ा और खाने के लिए खाना देता था। कौन देता था, तो मंत्री वीरेश्वर जो मिथिला का मंत्री था उन्होंने ही देता था। दैया आपको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। आपको इतना काफ़ी है, अगर आप लोग इतना समझ गए तो काफ़ी आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन इन प्रश्नों में से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था। तो महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था, तो महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेयी था। क्या था, तो मैत्रेयी था। तो 5 का राइट आंसर ए होगा, मैत्रेयी था। थोड़ा सा गर्मी हार्ड है तो आप लोग समझ सकते हैं। और महर्षि याज्ञवल्क्य ने ही अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा दिया था। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर की संस्कार प्राय होते हैं। तो संस्कार प्राय कितने होते हैं, तो संस्कार प्राय 16 प्रकार के होते हैं। 6 का राइट आंसर ए होगा, 16 होते हैं। और इन 16 संस्कारों को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, तो 5 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि महर्षि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी थी। तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी थी, तो अपनी पत्नी मैत्रेयी को दिया था। 7 का राइट आंसर ए होगा, अपनी पत्नी मैत्रेयी को दिया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर कि ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए कौन सा मार्ग अपनाते हैं। तो ऋषि मुनि देवलोक को प्राप्त करने के लिए कौन सा मार्ग अपनाते हैं, तो सत्य का मार्ग अपनाते हैं। 8 का राइट आंसर बी होगा, सत्य का मार्ग अपनाते हैं। और सत्य का मार्ग बिल्कुल नहीं अपनाते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर कि बचपन में कितने संस्कार होते हैं। तो बचपन में कितने संस्कार होते हैं, तो बचपन में 6 संस्कार होते हैं। जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। विवाह 1 संस्कार होता है। मरने के बाद व्यक्ति को 1 संस्कार किया जाता है, जिसे अंत्येष्टि संस्कार या दाह संस्कार कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर
10 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति का कौन सा संस्कार किया जाता है। तो मृत्यु का बाद व्यक्ति को एक संस्कार किया जाता है जिसका नाम अंत्येष्टि संस्कार या दाह संस्कार है। तो आपसे पूछेगा दाह संस्कार कब होता है, तो दाह संस्कार मृत्यु के बाद होता है। कब होता है, तो दाह संस्कार मृत्यु के बाद होता है। तो आपको समझना है बारीकी तरीके से, आपसे क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर की जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं। तो जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं, तो 3 संस्कार होते हैं। 11 का राइट आंसर सी होगा, 3 संस्कार होते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर की मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है या मंगलम पाठ कहाँ से उद्धृत है, मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, मंगलम पाठ में किसका। यह क्वेश्चन सभी आपसे क्वेश्चन अगर घुमा कर 2026 में पूछ देगा तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि क्वेश्चन आएगा इसी में से, यह हमारा गारंटी है। जो हमारा विद्यार्थी है उनसे 100% क्वेश्चन सभी बन पाएगा। तो प्लीज़ ज़रूर बारीकी तरीके से पढ़िएगा। तो क्वेश्चन में पूछा है आपसे 12 नंबर में कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो यह उपनिषद से संकलित है, यानी उपनिषद से लिया गया है। तो आपका राइट आंसर 12 का सी होगा, उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद की संख्या 108 होता है, पुराण की संख्या 18 होता है, वेदांग 6 प्रकार के होते हैं, वेद 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद होता है। वेदांग के नाम लिखने के लिए 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है सब्जेक्टिव में। तो यह सभी क्वेश्चन हम आपको अच्छे तरीके से बता दिए। इसका भेद कितना होता है आपको हम बता चुके। अगर नोटबुक पर लिखना चाहे तो आप सभी विद्यार्थी लिखकर याद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर के शिक्षा संस्कार कितने होते हैं। तो शिक्षा संस्कार कितने होते हैं, तो शिक्षा संस्कार 5 होते हैं। 13 का राइट आंसर डी होगा, 5 होते हैं। यह क्वेश्चन आएगा, VVI इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र यानी पटना में हुआ था। 14 का राइट आंसर ए होगा, पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु थे। कौन से गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें और अंतिमवें गुरु थे। के बाद कोई भी गुरु नहीं बन पाए। और गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे। गुरु नानक देव प्रथम गुरु यानी पहले गुरु थे, जो कि सिखों धर्म के। यह तीनों के तीनों गुरु कौन से थे, तो सिखों के थे गुरु, सिख धर्म के गुरु थे यह तीनों के तीनों। तो आपको याद रखना है, यह तीनों प्रश्नों में से एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन लगातार पूछेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है कि विवाह संस्कार कितने होते हैं। तो विवाह संस्कार 1 होता है, जिसमें अनेकों प्रकार का कर्म कांड होता है, जिसमें 7 फेरे लेना, सिंदूर दान, लज्जा होम, सप्तपदी यानी 7 फेरे लेना, उसी को बोला जाता है। और वागदान, वर पक्ष, यह सभी के सभी विवाह संस्कार में होते हैं। तो आपको जो जो विवाह संस्कार में होता है, यह 2 नंबर में आता है कि विवाह संस्कार का वर्णन करें लिखने के लिए। तो यही सभी लिखना रहता है और आपको आसानी से 2 नंबर क्या होगा तो मिल जाएगा। तो आपको बारीकी तरीके से याद कर लेना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर कि हिरण्य पात्र से किसका मुँह ढका है। तो हिरण्य पात्र से किसका मुंह ढका है, तो सत्य का मुंह ढका है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो बी वाला होगा, सत्य का मुंह किससे ढका है, तो हिरण्य पात्र से। असत्य आपका राइट आंसर गलत होगा, आपका राइट आंसर बी वाला होगा, सत्य का। और हमेशा सत्य की जीत होता है। और सत्य का खजाना देवलोग है, और देवलोग को क्या बोला जाता है, तो सत्य का खजाना। और देवलोग, देव क्या है, तो देव हमेशा सत्य है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर कि ऋषि मुनि हाथ ऊपर की ओर उठाकर किसकी वंदना करते हैं। पक्का यह क्वेश्चन आएगा कि ऋषि मुनि हाथ ऊपर की ओर उठाकर किसकी वंदना करते हैं, यह क्वेश्चन पूछता है। वंदना का अर्थ प्रार्थना, यानी ऋषि लोग हाथ ऊपर की ओर उठाकर यानी कल जोड़कर किसकी प्रार्थना करते हैं, तो भगवान सूर्य की प्रार्थना करते हैं। तो आपका राइट आंसर 17 का ए होगा, भगवान सूर्य। सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है, तो आदित्य होता है। क्या होता है, तो आदित्य होता है सूर्य का पर्यायवाची। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, आपके ऑप्शन में आदित्य भी देगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। अगर आदित्य आपके ऑप्शन में देगा तो सूर्य नहीं देगा, सूर्य आपके ऑप्शन में देगा तो आदित्य नहीं देगा, कोई दोनों में से कोई एक देगा। तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। तो 18 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर कि कर्ण किसका पुत्र था। तो कर्ण किसका पुत्र था, तो भगवान सूर्य का पुत्र था। 19 का राइट आंसर ये होगा, भगवान सूर्य का। और कर्ण के माता का नाम क्या था, तो कर्ण के माता का नाम कुंती था। क्या था, तो कर्ण के माता का नाम कुंती था। और कर्ण के पिता का नाम भगवान सूर्य देव था। और कर्ण के जन्म से ही कवच और कुंडल प्राप्त था, भगवान सूर्य अपने पिता से प्राप्त था, यानी भगवान सूर्यदेव से। और आपका एक क्वेश्चन और पूछता है कि कर्ण के कवच और कुंडल अभेद था, जिसे भेदा नहीं जा सकता है उसे अभेद कहते हैं। और
आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है। और कौन से कवच और कुंडल छल पूर्वक किसने ले लिया? तो इंद्र ने ले लिया। और इंद्र को क्या कहा गया है? तो शक्र कहा गया है। क्या कहा गया है? तो शक्र कहा गया है। और शक्र ने भिक्षा के रूप में कर्ण से कवच और कुंडल ले लिया। और शक्र ने क्या बोला कि मुझे भिक्षा चाहिए, भिक्षाम देहि, संस्कृत में बोला कि भिक्षाम देहि, मुझे भिक्षा चाहिए। ऐसा किसने बोला? तो ऐसा शक्र ने बोला, जो कि भगवान इंद्र था। और किसको बोला? तो कर्ण को बोला। और कर्ण से कवच और कुंडल छलपूर्वक ले लिया ब्राह्मण के भेष धरकर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर की मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? यह क्वेश्चन ऊपर में भी आया था। तो आपको क्या करना है, 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। इसको हम अच्छे तरीके से उल्लेख किए थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 21 नंबर की इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यह 2023 के पेपर में पूछा गया है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद होता है इति जोड़ आदि होता है। क्या होता है? तो इति प्लस आदि। ये आपका सी वाला नहीं होगा, आपका ए वाला होगा, आपका ए होगा इसका राइट आंसर। एक इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि ब्राह्मण के भेष में कर्ण के पास कौन आया था? तो ब्राह्मण के भेष में कर्ण के पास कौन आता था, यानी कौन आया था? तो भगवान इंद्र ने आया था। 22 का राइट आंसर सी होगा। और क्यों आया था? तो भिक्षा लेने के लिए, यानी कवच और कुंडल को लेने के लिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर, गर्मी बहुत हार्ड है, आप लोग समझ सकते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि शत्रुराज क्या बढ़ा रहे हैं? तो शत्रुराज क्या बढ़ा रहा है? तो कलह और अशांति दोनों को बढ़ा रहा है। आपका राइट आंसर 23 का सी वाला होगा। यह विश्व शांति पाठ से लिया गया है। और विश्व शांति पाठ में किस का वर्णन है? तो अशांति का वर्णन है। किसका वर्णन? तो अशांति का। 24 नंबर क्वेश्चन है कि रघुवंशम किनकी कृति है? तो रघुवंशम किनकी रचना है या किनकी कृति है? तो कालिदास की कृति है। 24 का राइट आंसर बी होगा, कालिदास की कृति है। और मेघदूतम भी कालिदास की कृति है। तो यह दोनों रचनाओं को आपको याद रखना है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है? तो गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है? तो यह पाटलिपुत्र पटना में स्थित है। आपका राइट आंसर 25 का डी होगा, पाटलिपुत्र पटना में। और गांधी सेतु पुल किस नदी पर स्थित है? तो गांधी सेतु पुल गंगा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 26 नंबर की मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? तो मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? तो मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव दानी था। क्या था? तो दानी था या दयालु था। क्या था? तो दयालु या दानी था। आपके ऑप्शन में दयालु भी देता है, तो दयालु देगा तो दानी नहीं देगा, दानी देगा तो दयालु नहीं देगा। अगर यह दोनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन एक को देगा तो आपको इन दोनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन एगो पर टिक कर देना है, क्योंकि 2023 में दिया था ऑप्शन में आपका दयालु पूछा था, मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा है? तो दयालु दिया था आपके ऑप्शन में। तो इसलिए आपको क्या करना है, इन दोनों ऑप्शन को आपको याद रखना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है कि कर्ण का कवच और कुंडल कौन ले लिया? तो कर्ण के कवच और कुंडल कौन ले लिया था? तो इंद्र भगवान ने ले लिया था। 27 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 28 नंबर के भीखनटोला गांव के लोग कैसे थे? यह क्वेश्चन पूछता है कि भीखनटोला गांव के लोग कैसे थे? तो भीखनटोला गांव के लोग धन विहीन थे, शिक्षा विहीन यानी ज्ञान नहीं था, कठिनाई यानी कैसहुओं अपने जीवन को व्यतीत करने वाले थे, इनमें से सभी थे। 28 का राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। और भीखनटोला गांव कहाँ स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है। और भीखनटोला में किसका वर्णन है? तो राम प्रवेश राम का वर्णन है, जो कि एक दलित बालक है। और राम प्रवेश राम का घर कुटिया था, जो कि वर्षा और जब भी बारिश होता था यानी हवा हुआ बहता था, उसके कुटिया में पानी उनी सभी गिर जाते थे। यानी बहुत ही कठिनाई से जीवन व्यतीत किया राम प्रवेश राम ने। और प्राथमिक विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया और बड़े बड़े अधिकारी बन गया, IAS ऑफिसर बन गया राम प्रवेश राम ने। किसके बदौलत बना था? तो शिक्षक के बदौलत बना था। और शिक्षक कैसा था? तो नवीन दृष्टि संपन्न था, जो भीखनटोला गांव में आया था। किस गांव में? जो भीखनटोला गांव में आया था। और भीखनटोला गांव में आकर प्राथमिक विद्यालय 1 कोस की दूरी पर शिक्षक ने स्थापित किया और उसी विद्यालय में ही राम प्रवेश राम को पढ़ाया। तो आपको यह कहानी सुनकर कैसा लगा? उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार आपको हम सब्जेक्टिव में भी बारीकी तरीके से बताएंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 29 नंबर कि विजय किससे प्राप्त होती है? तो विजय किससे प्राप्त होती है? तो विजय हमेशा सत्य से प्राप्त होती है, असत्य से प्राप्त नहीं होती है। तो 29 का राइट आंसर डी वाला होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 30 नंबर कि भीखनटोला गांव कहाँ स्थित है? तो जस्ट अभी बताए हैं कि भीखनटोला गांव किस राज्य में स्थित है? तो भीखनटोला गांव बिहार राज्य में स्थित है। 30 का राइट आंसर ये होगा। तो उम्मीद है कि आज का क्लास यह 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर यह 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023
2026 में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। तो आपको यह 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या करना है, पढ़ लेना है। तो ओके बाय। सभी क्वेश्चन था इम्पोर्टेंट, आप लोग नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाकर यह सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। तो ओके बाय।